इस 4 सेकंड के सीन को बनाने में एनिमेटर एजी यामामोरी को 1 वर्ष 3 महीने का समय लगा था। ये सीन एक जापानीज एनिमेशन फिल्म द विंड राइजेस से है, जिसे हयाओ मियाजाकी के जिब्ली स्टूडियो ने बनाया है। इनके सॉफ्ट वाटर कलर्स और हैंड ड्रॉन एस्थेटिक्स इस स्टूडियो की यूनिकनेस है, जिसने अब तक 20+ मूवीज बनाई हैं, जिसमें से 2 फिल्मों के लिए उन्हें ऑस्कर भी मिला है। और उनकी हर एक फिल्म को बनाने का बजट लगभग 200 से 400 करोड़ रुपए तक जाता है। लेकिन आज जिब्ली की इन बड़ी बड़ी फिल्मों के सामने कम समय और पैसे में बनी एआई मेड फिल्म से रिप्लेस होने का डर मंडरा रहा है। लेकिन ये डर नौकरी या पैसे जाने का नहीं है, बल्कि मियाजाकी के ही शब्दों में そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。最後の日が近いって感じですね。それは人間の方が自信がなくなってくるから。लेकिन ओपन एआई के जिब्लीफाई फीचर से बनी इमेजेस तो बिल्कुल ओरिजिनल ही दिखती हैं, पर आर्टिस्ट अभी भी एआई मेड आर्ट को रियल आर्ट क्यों नहीं मानते हैं और मियाजाकी की बातों से ही क्यों सहमत हैं? वैसे ये बात केवल एआई आर्ट तक ही सीमित नहीं है। एआई अब तेजी से हमारे हर काम का हिस्सा बनता जा रहा है, पर शायद आर्टिस्ट यहाँ एआई के उस पक्ष को देख पा रहे हैं जिसके नुकसान हमारे लिए समझना भी मुश्किल है। यही समझने के लिए मैंने कई आर्टिस्ट्स और एआई यूजर्स से बात की। इस एआई वर्सेस रियल आर्ट डिबेट पर पेपर्स, ओपिनियन पीसेस, रेडिट पोस्ट और यहाँ तक कि यूट्यूब कमेंट्स तक मैंने एनालाइज की। इसमें सबसे पहले मुझे समझ आया कि अधिकतर आर्टिस्ट एआई मेड आर्ट को लेकर स्केप्टिक हैं और उन्हें लगता है कि एआई बस उनके काम की चोरी करके उन्हें रेप्लिकेट कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर हमारी ओरिजिनल आर्ट नहीं होती तो एआई उसे कैसे ही रिप्रोड्यूस कर पाता। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट में अपने इमोशंस और हार्डवर्क से एक वैल्यू ऐड करता है, वो एआई आर्ट में कहीं नहीं होती। शुरू में जो 4 सेकंड का सीन आपने देखा था, अगर मैं कहूँ कि एआई ने उस सीन को बनाया है और बस कुछ सेकंड्स में, तो क्या आपके मन में वो फील और इमोशंस आ पाते जो एक वर्षों की मेहनत से हाथ से बनाए गए सीन से उमड़े थे? इस पर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट मनोज कुरील जी, एनिमेटर द गिल्लू टॉक्स और इलस्ट्रेटर कुंज वर्मा ने लगभग एक जैसा ही ओपिनियन दिया था कि एआई मेड कंटेंट आर्ट के पीछे की फिलॉसफी और मीनिंग को मार देती है और बस एक रेप्लिका क्रिएट कर देती है जिसमें कोई भाव ही नहीं होता, और जिस कला में भाव नहीं होता उसे कोई दर्शक क्यों देखना चाहेगा। और वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसी ही बातें फोटोग्राफी आने के समय भी की गई थी, कि उसमें भी कोई भाव नहीं आ पाएंगे जो एक पेंटिंग या पोर्ट्रेट में होते हैं। लेकिन आज दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही मैथमेटिशियंस को कैलकुलेटर का डर था, ग्राफिक डिजाइनर्स को कैनवा पसंद नहीं आया था, फोटोग्राफर्स को लगा था कि आईफोन उनका काम छीन लेगा, और सब लोग आज डिज्नी के कैरेक्टर्स को भी तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के फिल्टर्स में यूज कर ही रहे हैं। उस पर तो जिब्ली जैसा कोई शोर नहीं मचाया गया था। यहाँ हमें समझना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज ने जितने लोगों को एम्पावर किया है, वो इसके लिमिटेशंस और प्रॉब्लम से कहीं अधिक है। एआई आर्ट के सपोर्टर्स का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से अब वही आर्ट और भी डेमोक्रेटाइज और एक्सेसिबल हो जाएगी। I think what it was like to try to do what you do 30 years ago. It was impossible. Or very hard. It was Very impossible, difficult. right? Yeah. I mean, you'd need like a camcorder and like VHS tapes, and then you'd have to like edit it in some complicated way. And then even if you did that, you would have to like distribute tapes because there was no internet and no YouTube, or there was internet, but it wasn't very good. And now, like anybody on earth can get a smartphone and record themselves and put it up. And if they have something interesting to say, they get it out there and the world benefits from that. I think the democratization of creating content has been a big net win for society. It has not been a complete win. There are negative things about it for sure. And certainly it did something about the art form. But I think on the whole, it's been a win. And this is something that I very deeply believe about the power of technology, which is giving everyone more tools, making things easier, lowering the barriers to entry. Does significantly increase the number of people that can contribute to society, and we all benefit from that overall. अब जिस व्यक्ति के पास ड्राइंग का स्किल नहीं है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से आर्ट बना सकता है। इससे उन लोगों को भी अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा जो अब तक पैसे के अभाव में ऐसा नहीं कर सकते थे। मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की एज में आर्ट को विजुअलाइज करते हुए जर्मन फिलोसोफर वॉल्टर बेंजामिन ने 1935 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्से लिखा था, जो आज 2025 में हमारे एआई वर्सेस रियल आर्ट डिलेमा को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो कहते हैं, जब कोई आर्टिस्ट अपनी आंखों से देखकर पहाड़ों में ढलते सूरज का चित्र बनाता है तो उसमें एक ओरिजिनलिटी और ऑरा होता है, लेकिन तब उस आर्टिस्ट की वो पेंटिंग एआई से बनी जाएगी तो उसमें ये ऑरा नहीं होगा।
क्योंकि वो 2 लेवल्स पर रियलिटी से कटा हुआ है। पहला ये कि वो पहाड़ों में ढलते सूरज को स्वयं नहीं देख रहा है, और दूसरा ये कि वो यह भी नहीं समझ सकता कि उस आर्टिस्ट ने सनसेट को कैसे इंटरप्रेट और ड्रॉ किया था। आप खुद सोचिए कि तब आप एक बंद कमरे में बैठकर स्क्रीन पर कोई सीनरी देख रहे होते हैं, आप उससे ऊब जाते हैं। वहीं आप अगर बाहर खुले आसमान के नीचे बैठकर नेचर को निहार रहे होते हैं तो आपको थकान महसूस बिल्कुल नहीं होती। यही अंतर एक टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट देकर बनाई गई इमेज और प्रकृति को अपनी आंखों से देखकर बनाए गए चित्र में होता है। यानी हमें समझना चाहिए कि कोई भी एआई री-इमेजिनेशन एक नॉवेल्टी प्रोडक्ट तो है, लेकिन वो कोई एक्चुअल आर्टवर्क नहीं है। तो जब मैं या आप इंस्टाग्राम पर अपनी जिब्लीफाइड इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं तो हम में से कोई इसे मियाजाकी से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा है या उनकी आर्ट से कंपेयर नहीं कर रहा है। हम लोग बस स्टूडियो जिब्ली की स्टाइल में अपनी नॉस्टैल्जिया को जीकर अच्छा महसूस कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एआई किसी भी आर्टवर्क के पीछे के हार्ड वर्क को डिनाई या रिमूव कर देता है, और ये तो बिल्कुल सच बात भी है। एआई या अधिकतर टेक्नोलॉजीज का पॉइंट ही ये है कि वो हमारे लिए किसी भी काम को कितना कम समय में और कितना अच्छे से कर सकती हैं। यहाँ एक और बात ये भी है कि अगर आपको जिब्ली आर्ट का रिप्रोडक्शन इतना गलत लग रहा है तो बाकी आर्ट फॉर्म्स के केस में आप सब चुप क्यों रह जाते हैं? वैन गॉग की स्टारी नाइट पेंटिंग टी शर्ट से लेकर बैग, बॉटल, शूज और ना जाने कहाँ कहाँ प्रिंट की जा रही है, उसे भी तो वैन गॉग ने हार्डवर्क से पेंट किया था। इसके अलावा एनीमे कैरेक्टर्स वाले मर्चेंडाइज भी दुनिया भर में पॉपुलर हैं, तो वो भी एक हार्डवर्क से बना आर्टवर्क ही। अभी तक एआई आर्ट टेक्नोलॉजी में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो अभी भी उतना प्रिसाइज नहीं है जितना ह्यूमन आर्टिस्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एआई अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पर जब भी कोई डिजिटल आर्ट बनाता है वो उसमें यूज होने वाले पिक्सेल्स की अप्रॉक्स वैल्यू ही एस्टिमेट कर पाता है, जबकि एक स्किल्ड ह्यूमन आर्टिस्ट उसके प्रिसीजन को सेट कर सकता है। अब क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं इस पर ज्यादा ना बोलते हुए आपको पिक्स इम्परफेक्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां आप डिटेल में ये बात समझ सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हम सब अपनी जिब्ली आर्ट बनाकर मियाजाकी के स्टाइल का अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, पर इसके अलावा भी तो ऐसे बहुत से आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके अप्रोप्रिएशन से किसी को कोई समस्या नहीं होती। सोचकर देखिए, जब क्लासिकल म्यूजिक में वेस्टर्न फ्यूजन जोड़ा जाता है, इसे हिंदू देवी देवताओं के प्रति उसके भक्तिभाव से अलग कर दिया जाता है, तब काली माँ की वल्गर पेंटिंग्स बनाकर उन्हें एक्टिविज्म के लिए यूज किया जाता है, तब यही लोग इस घटिया किस्म की अप्रोप्रिएशन को एनकरेज कर रहे होते हैं। उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्ट कहते हैं। तो क्या अपनी एआई जिब्ली इमेजेस बनाकर मैं या आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल एक पब्लिकली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी जिब्ली इमेजेस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। पर हाँ, ये सच है कि चैट जीपीटी जैसी एआई कंपनियां बिना लाइसेंस, परमिशन और कंपनसेशन के स्टूडियो जिब्ली के कॉपीराइटेड मटेरियल पर अपने जेन एआई मॉडल्स को ट्रेन करती हैं, जिसके लिए उन पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के कई केसेस चल रहे हैं। ये एक लीगल मैटर है जिसे जेन एआई कंपनीज, प्रोडक्शन स्टूडियोज और लीगल एक्सपर्ट्स को फिगर आउट करना ही होगा। यहाँ एआई आर्ट के समर्थकों को यह भी समझना चाहिए कि जहां प्रिंटिंग प्रेस, कैमरा और डिजिटल एनिमेशन टूल्स आर्टिस्ट को एड और एम्पावर करते हैं, वहीं जेन एआई कंपनीज कोई भी आर्ट क्रिएट करने में उन्हें पूरी तरह से बायपास कर दे रही हैं। यहाँ एक सिंपल सी बात यह है कि अगर ह्यूमन मेड आर्ट ही नहीं होगी तो एआई किस बेसिस पर आर्ट बनाएगा? कुछ नया कैसे बनेगा? और फिर कुछ भी आर्ट कम और ट्रेंड अधिक रह जाएगा। इसीलिए एआई कंपनीज को किसी ना किसी तरह से आर्टिस्ट को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा बट आइडियल सॉल्यूशन है कि एआई कंपनीज ये इंश्योर करें कि किसी भी आर्टिस्ट के काम पर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने से पहले उनकी परमिशन ली जाए। दूसरा, एआई डेवलपर्स पब्लिक डोमेन के क्रिएटिव कॉमन वर्क्स को यूज करें जिसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप किए जाएं जहां आर्टिस्ट अपनी इच्छा से एक फेयर कंपनसेशन और रॉयल्टीज के बदले एआई ट्रेनिंग के लिए अपने आर्टवर्क प्रोवाइड कर सकें। चौथा, एआई कंपनीज अपने ट्रेनिंग डेटा को लेकर ट्रांसपेरेंट रहें और उसका मैंडेटरी डिस्क्लोजर करें जिससे आर्टिस्ट को पता चल सके कि उनका काम कहां और कैसे यूज किया जा रहा है। और फिर एआई जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन मेड आर्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए उस पर एआई लेबल लगाया जाना मैंडेटरी किया जाना चाहिए। इसका सीधा सा आंसर है नहीं। चैट जीपीटी आपका पर्सनल डेटा भी अपने एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए यूज करता है, अनलेस आप उससे ऑप्ट आउट करें। यानी जाने अनजाने में जब आप अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज चैट जीपीटी पर अपलोड करते हैं तो आप उसे अपना डेटा मॉनिटर, रिकॉर्ड, एनकोड और डिकोड करने का कंसेंट दे चुके होते हैं, और इसीलिए इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को सरलता से मिसयूज किया जा सकता है। और ये चैट जीपीटी या एआई कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। अधिकतर सोशल मीडिया कंपनीज ऑलरेडी हमारे यूजर डेटा से हमारा बिहेवियर मैनिपुलेट और कंट्रोल कर रही हैं।
इस प्रश्न पर मेरी एक आर्टिस्ट मित्र ने कहा था कि तब भी कोई इंडिविजुअल एक डिवोशनल या आइडियोलॉजिकल आर्ट बनाता है तो वो केवल एक अच्छा दिखने वाला आर्ट पीस नहीं बना रहा होता, बल्कि उस विचार को एक ऐसी फॉर्म में दिखा रहा होता है जिसे समझा जा सके, याद रखा जा सके, उसका सम्मान किया जा सके और जो आप में उस विचार को जीवित रखने और उसका पुनरुत्थान करने का भाव जगा सके। सीधे शब्दों में बात इतनी सी है कि अगर आप अपनी विचारधारा के विजन को सही ढंग से प्रेजेंट करने के लिए एआई पर रिलाय करेंगे तो कोई क्यों और कैसे ही उस विचार से प्रभावित होगा। वैसे क्या आपने यह सोचा कि यह ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों हुआ? एक मेजर रीजन है इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे इमेज बेस्ड सोशल मीडिया के दौर में अधिकतर लोग अपने लिए सोसाइटी से वैलिडेशन सीख करते हैं। अब उनकी सुंदर और अलग सी एआई जिबली इमेजेस ने ये बहुत इजी भी बना दिया है। लेकिन फिर ये ट्रेंड इतनी जल्दी चला कैसे गया? वो इसलिए कि जब भी टेक्नोलॉजी किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिफैक्ट का मास प्रोडक्शन एनेबल कर देती है तो उसका एक डाउनस्ट्रीम ये होता है कि उससे उसकी नॉवेल्टी चली जाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई आर्ट स्टाइल अगर सबके पास होगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग और यूनिक आर्ट कम और एक टेम्परेरी ट्रेंड ज्यादा बन जाता है और उससे लोगों का मन बहुत जल्दी भर जाता है। इसीलिए जिबली ट्रेंड जितनी तेजी से पॉपुलर हुआ उतनी ही तेजी से चला भी गया। तो कुल मिलाकर जिबली ट्रेंड ने एआई वर्सेस रियल आर्ट वाली डिबेट के कई पहलुओं को हमारे सामने ला दिया है। इन सबको जल्दी से जल्दी एड्रेस करना होगा। आम लोगों को अपनी एआई जिबली इमेजेस बनाने के लिए गिल्ट ट्रिप करना सही नहीं है, लेकिन हाँ, जो आर्टिस्ट अपने स्टाइल को डेवलप करने में वर्षों लगा देते हैं उनके काम के एआई बेस्ड यूज में उनकी एजेंसी भी होनी चाहिए और उनके लिए फेयर कंपनसेशन और रॉयल्टी जैसे प्रोविजंस भी होने चाहिए। जेन एआई के यूज में बहुत ज्यादा प्राइवेसी रिस्क हैं, ये सच है, और इसको लेकर भी स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट और रिलीजियसली एनफोर्स किए जाने चाहिए। और फिर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के रैपिड डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर अभी और रिसर्च की भी जरूरत है और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की भी। अंत में एआई वर्सेस रियल आर्ट या एआई वर्सेस ह्यूमन डिबेट में मुझे नील पोस्टमैन की प्रसिद्ध पुस्तक टेक्नोपॉली से एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी से मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है और उसके बारे में हमें अधिकतर पता ही नहीं होता। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिकन फिल्म मेकर और ऑथर गिलेर्मो डेल टोरो, जो स्वयं एक अकेडमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं, उनकी इस टचिंग स्पीच को एक बार जरूर सुनिए और विचार कीजिए। The one thing that is really, really beautiful is to think not about yourself, but about the medium you were blessed to be born in. With the problems are the solutions. The obstacle is the road. You were put there where there is no road to create one. You were not born in a disadvantage. You were born in a circumstance. And you can change the circumstance if you don't think about it as a disadvantage. The voice you get comes from your pain and your lackings and the rage you have to talk to the world and say, you don't have to be this way. We can make you this other way. So you have to see your craft and your circumstance like that. And I think this is very important because no one changes the world by accepting the role of a victim. You have to take the role of a maker. You have to understand that everything you were cursed with, you were blessed with. And you have to take that and change the circumstance, because the highest thing you can do as a human being is making sure that the next person that comes along has a different world to face. And that's it.